नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चढ़ावा चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई होगी उन याचिकाओं पर कि इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए या नहीं, चूंकि कई याचिकाएं इसको लेकर लगी हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां जो राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई है उस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उस एसआईटी का कोई मतलब नहीं। उस एसआईटी में जो लोग हैं उनके ऊपर खुद तमाम तरह के आरोप हैं, राज्य सरकार ने बनाई है, राज्य सरकार सवालों के घेरे में है और जिस ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनमें भी राज्य सरकार के कई सदस्य हैं। तो इस तरह की एसआईटी पर कोई भरोसा नहीं और एसआईटी की जो कार्यशैली है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उसने किस तरीके से काम किया, किसको रिपोर्ट सौंपी है। और इधर इसको लेकर लगातार जो हंगामा हो रहा है, लगातार सवाल उठ रहे हैं, एक के बाद एक नई खबरें आ रही हैं। उनसे अब बीजेपी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी सकते में है और इसको देखते हुए अब एक बड़ी बैठक कर्नाटक में हो रही है। क्या कुछ उसमें मामले मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे? सबसे बड़ी बात यही बताई जा रही है कि चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरह से सीधे उंगली उठी है आरएसएस पर, आरएसएस जो चरित्र निर्माण की बात करता है और किस तरह का उदाहरण यहाँ मिला है, बड़े पदाधिकारी से लेकर वहाँ छोटे कर्मचारी तक इस चढ़ावा चोरी के रैकेट में शामिल है, उसको लेकर वहाँ एक बड़ी बैठक हो रही है कि इससे कैसे निपटा जाए। लेकिन निपटने का क्या तरीका होगा, उसके बजाय यहाँ पर कैसे उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, ये मामला कहीं ज़्यादा गंभीर दिखाई पड़ रहा है। तो ये आरएसएस की आज एक बैठक और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा आने वाले दिनों में, अब 20 तारीख से ही मानसून सेशन भी शुरू हो रहा है, तो ये एक बड़ा मुद्दा ऐसा बन गया है जो बीजेपी और आरएसएस दोनों को ही ज़बरदस्त तरीके से घेरे हुए है। कोशिश कितनी भी कर लें लेकिन इससे निकल पाना, इससे बच पाना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, इससे बच पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है और सीधी सीधी आंच जो है वो अब आरएसएस और बीजेपी के चीफ, जो कहा जाए एक तरीके से, चीफ तो मोदी जी ही, अध्यक्ष तो कोई भी हो सकता है। हाँ तो चीफ जो तो मतलब कहा ही जाता है कि वहाँ बस दो लोग हैं, चाहे सरकार कह लीजिए चाहे पार्टी कह लीजिए। हाँ, तो अब आंच जो है वहाँ तक पहुँच रही है और अब ये मांग होने लगी है कि इनको भी जांच के दायरे में लाया जाए। चूँकि कल अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए थे कि जो उनके कर्मचारी हैं जिनके ऊपर सब आरोप लग रहे हैं, इन कर्मचारियों की 900 से ज़्यादा बार जो है वो शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है और उन्होंने मांग की कि कॉल डिटेल जो है वो निकाली जाए, सीडीआर निकाली जाए और उससे साफ हो जाएगा कि इनको किसका जो है संरक्षण प्राप्त है। इधर समीर जी खबर ये आ रही है कि जो जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनके घरों से काफ़ी चीज़ें बरामद हो रही हैं। जो चढ़ावा चोरी से कार खरीदी गई वो बरामद हुई है, इस तरह की खबरें भी, कैश भी बरामद हो रहा है। तो ये खबरें सब आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि ये इतना लंबे समय तक कार्यक्रम चलता रहा और मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी होती रही, तो ये सिर्फ छोटे कर्मचारियों का काम नहीं हो सकता। छोटे कर्मचारियों का काम होता तो एक दो दिन में पकड़ में आ जाता और भेद खुल जाता, लेकिन ये लंबे समय तक चलता रहा और इस पर पर्दा डाला जाता रहा। इसका मतलब कि ये छोटे कर्मचारियों, ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां कोई और हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है और 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ जो है इस मामले की सुनवाई करेगी। उसमें जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची भी उस खंडपीठ में समीर जी शामिल हैं। बिल्कुल, तो इससे अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और इसकी जांच जो सरकार ने, राज्य सरकार ने एसआईटी बना दी, वही जांच करेगी, उसी की रिपोर्ट मान लिया जाएगा या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से वहां पर, जिसमें कि एक पूर्व रिटायर्ड जज हो, उनकी निगरानी में कोई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अलग हो, वो सुप्रीम कोर्ट बनाए। इसके लिए एक याचिका दायर कर दी गई है। कई याचिकाएं दायर की गई हैं स्वतंत्र जांच की मांग के लिए और उसकी सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा 13 तारीख को, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी बनी है और जिस तरह से वहां तमाम सबूत हटाने की कोशिश हो रही है, बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये सारा पूरा जो वहां जो कुछ चल रहा है वो दिख रहा है कि कैसे यहाँ पर्दा डालने की कोशिश हो रही है और कुछ कर्मचारियों को जेल में डालकर बड़े लोगों को बचाया जाए। ये सीधे सीधे वहां दिखाई पड़ रहा है। अयोध्या में जिस तरह की हलचल है, चंपत राय वहां से हटा भले दिए गए हैं, इस्तीफा उनका जो कथित इस्तीफा है, चूंकि इस्तीफा किसी ने देखा ही नहीं कौन सा इस्तीफा उन्होंने दिया,
वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी वहां डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी तीन के तीनों पदाधिकारी, चाहे अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो या पर गोपाल राव हो, ये सभी मंदिर में बेरोक टोक उसी तरीके से और उसी एक डेकोरम के साथ, उसी प्रिविलेज के साथ वहां पर जा रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, उसी प्रिविलेज के साथ जा रहे हैं और इस्तीफा कागजों पे भले हो गया हो, लेकिन जो पीछे से, पर्दे के पीछे से जो किया जा रहा है वो अभी भी वही कर रहे हैं। ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं समीर जी, और हालांकि उनका निकलना वहाँ मुश्किल होता जा रहा है, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन वो कितना मुश्किल होगा, क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा कितना मुश्किल है कितना नहीं है। लेकिन एक चीज़ साफ समझ में आ रही है कि जो SIT बनी और उसकी जो रिपोर्ट आई, उसको लेकर जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। और जैसा कि पहले विपक्ष ने आरोप लगाया कि SIT बाद में बनती है, पहले FIR दर्ज होती है, SIT बनाकर तब FIR दर्ज की गई और SIT जो बनाई गई उसमें जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई उनके ऊपर सरकार ने खुद मुकदमे कायम किए, इस तरीके भी खबरें आ चुकी हैं समीर जी। बिल्कुल। और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहाँ अयोध्या पहुंचे हुए हैं, वहाँ वो एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनका पूरा का पूरा जो एक जोर है वो विपक्षी नेताओं के ऊपर उन हमला करना। लेकिन लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हैं, कब किसने क्या किया, कौन मंदिर में दर्शन करने आया, कौन नहीं आया, लेकिन ये जो चढ़ावा चोरी हुआ है और यहाँ पर लंबे समय से हो रहा है, इस पर सरकार भी क्यों खामोश रही, सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और ऐसा नहीं है कि जब सबको पता है तो ये बातें सरकार को ना पता हो। रामजी लाल सुमन है समाजवादी पार्टी के सांसद, वो क्या कह रहे हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सवालों को लेकर, और कह रहे हैं सीधे सीधे, वो कह रहे हैं कि कैसे यहाँ जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे लोगों को भटकाने के लिए ये पुरानी इतिहास की 40-50 साल पुरानी बातों को लेकर सामने आ रहे हैं। सुन लेते हैं रामजी लाल सुमन क्या कह रहे हैं। नाम करना गलत है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पर अयोध्या और भगवान राम की विरासत को बदनाम कर रही है। ये तो उपदेश दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। असल सवाल ये है कि एक मामला प्रकाश में आया कि अयोध्या राम मंदिर में चोरी हो रही है। राज्य सरकार ने उसमें SIT गठित की। हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि कोई भी जांच एजेंसी जो राज्य सरकार के नियंत्रण में होगी वो उसकी सही जांच कर ही नहीं सकती। निष्पक्ष कोई संस्था, या तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज या संयुक्त संसदीय समिति पार्लियामेंट की, उसकी जांच करे। तो कुल मिलाकर के हमारा आरोप है कि इसमें जो मुख्य लोग हैं, इसमें शामिल जो लोग हैं जो चोरी के लिए जिम्मेदार हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि सरकार इस पूरे मामले पर पानी डालना चाहती है। छोटे लोगों को फंसाना और बड़े लोगों को बचाना, ये सरकार का काम इसमें दिखाई दे रहा है। तो सरकार इस पूरे मामले में, पूरी घटना पर वो पर्दा डालना चाहती है और छोटे लोगों को फंसाकर बड़े लोगों को बचा लिया जाए। और बड़े लोगों को इसलिए बचा लिया जाए क्योंकि ये बड़े लोग दूसरे बड़े लोगों की पोल खोल देंगे, ये डर है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी कि ये छोटे लोग जो हैं बड़े लोगों की पोल खोल देंगे, या जो बड़े लोग हैं जो अब बड़े कहे जा रहे हैं चढ़ावा चोरी में, ये बड़े जो हैं, जो आपने कहा कि बड़े लोगों की, यानी जो दिल्ली में बैठे हुए बड़े लोग हैं, उनकी पोल खोल सकते हैं। तो इसलिए अब इनको बचाने का काम चल रहा है। और समीर जी जो चंपत राय, जिनको शक्ति सिंह गोहिल जो हैं वो लंपट राय कह रहे थे, उन्होंने जो अपना वक्तव्य जारी किया उसका भी सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मुझ पे आँच आई तो मैं दिल्ली वालों के नाम खोल दूंगा। यानी वो एक तरीके से अब वो दिल्ली वालों को ब्लैकमेल करने की शायद कोशिश कर रहे हैं, ये भी समझा जा सकता है समीर जी। तो ये एक इस तरीके से ये सामने आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, ये चीज़ें सामने आ रही, कैसे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। और बड़े लोगों को बचाया इसलिए जा रहा है, या इसलिए कोशिश हो रही है क्योंकि फिर उसमें दूसरे बड़े लोगों के नाम, चाहे वो दिल्ली में बैठे लोग हों, BJP के लोग हों, RSS के लोग हों, उनका नाम सीधे तौर पर उसमें आ रहा है। और ये आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य की मांग कर रहा है कि वो कुछ बोले, चूंकि इस ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसकी घोषणा उन्होंने संसद में की थी। कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व सांसद हैं राशिद अल्वी, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। नाम को बचाने की साजिश है। देखिए, राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, BJP की सरकार और RSS की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं। अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री खामोश है।
प्रधानमंत्री जो सुबह शाम राम मंदिर का नाम लेते हैं, आज वहां डकैती पड़ रही है और प्रधानमंत्री को परवाह नहीं है। कारण यही है कि वहां पे वो लोग शामिल हैं डकैती के अंदर जो बहुत संभव है कि प्राइम मिनिस्टर के नजदीक हों। चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। मैं बार बार कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन के अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो ये एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अब इसकी मांग तो की ही जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है ये देखना होगा। 13 तारीख को ये पता लगेगा। लेकिन सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। इधर घबराहट और बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में तो है ही, आरएसएस के भीतर भी जबरदस्त तरीके से है। अब एक बड़ी बैठक आज हो रही है कर्नाटक के बेलगावी में। चंदा चोरी प्रकरण में जिस तरह से पूरा का पूरा संगठन, और संगठन ही नहीं, उससे जुड़े जो उसके आनुषंगिक संगठन है वो भी किस कदर इसमें घिरे हुए हैं, उसको लेकर वहां पर मंथन होगा। क्या कुछ होगा अमलेंदु जी, उसकी जानकारी कुछ? हाँ बिल्कुल समीर जी, आज जो है आज से 3 दिवसीय बैठक आरएसएस की शुरू हो रही है कर्नाटक के बेलगावी, जिसको बेलगाम भी कहा जाता है। उसमें अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक ये उनकी हो रही है। और ये 3 दिवसीय बैठक जो है इसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के शीर्ष पदाधिकारी और 32 सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। और ये बैठक का बुलाने का मकसद ही समीर जी ये, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि बेलगावी में ही अभी थोड़े दिनों पहले कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। और वो अधिवेशन महात्मा गांधी ने जब बेलगावी में ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसके 100 साल पूरे होने पर किया गया था। तो 1924 में तो बेलगावी में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो वो बेलगावी एक महत्वपूर्ण जगह बन चुकी है। इधर जिस तरीके से कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे जो हैं, उन्होंने आरएसएस को लेकर सवाल उठाए और कहा कि भाई आप बताइए, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया और आपके पास पैसा आता है, कहाँ से आता है, आपको सुरक्षा मिली हुई है, ये जनता के पैसे से मिली हुई है, क्यों मिली हुई है। तो कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा आरएसएस जो है इस मामले में घिरा हुआ भी नजर आता है। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो आरएसएस के सामने संकट आ रहे हैं, उन पर भी आरएसएस जो है वो चिंतित नजर आता है कि अब इससे, इन संकटों से कैसे निकला जाए, क्योंकि सवाल उठना अब देश के अंदर शुरू हो गए। दूसरा, जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया और विपक्ष खुलकर कह रहा है कि ये सारे लोग आरएसएस के जुड़े हुए हैं, आरएसएस का ही एक तरीके से कहा जाए ट्रस्ट बनाया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। तो ये इसके लिंक सीधे सीधे जो है वो आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हुए हैं। विपक्ष ये खुलकर आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में ये गले की फांस जो बनता चला जा रहा है ये मुद्दा। अच्छा, मोहन भागवत इससे अपना तो कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो फिर उससे बचते हुए, भागते हुए दिखाई पड़े। हाँ बिल्कुल, उससे बचते हुए, भागते हुए नजर आए और उन सवालों के उनके पास कोई जवाब भी नहीं थे। सबसे बड़ा संकट आरएसएस के सामने समझ ये है कि अगर आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 12 वर्षों से, और 2 बार तो छप्पर फाड़ के बहुमत के साथ सरकार थी, तो इसके पीछे मुख्य मामला जो था वो राम मंदिर आंदोलन ही रहा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2 से लेके 300 तक पहुंची, 303 तक पहुंची। लेकिन अब ये राम मंदिर में ही अगर चढ़ावा चोरी हो जाए, और चढ़ावा चोरी कोई और नहीं बल्कि उसके वो कर्मचारी जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उनके शामिल होने की अगर बातें आ जाएं, तो पूरे के पूरे आंदोलन पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद फिर उस नारे का क्या होगा कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो मथुरा काशी बाकी है, तो जो अयोध्या का ही हाल लोगों ने देख लिया, तो मथुरा काशी में आप क्या करेंगे, ये भी सामने आ रहा है। तीसरा, जिस तरीके से तमाम मंदिरों से आ रही हैं खबरें, वहाँ भी चोरियों की खबरें आ रही हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ से भी खबर आ गई, अब वहाँ भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर दर्ज हो रही हैं। मध्य प्रदेश से एक आ गई। तो ये जो मंदिरों से अब चोरियों की खबरें आने लगी हैं, और जो चोरियों की खबरें आ रही हैं उनमें सब में आरएसएस से जुड़े हुए संगठन या स्वयंसेवी संस्थाएं जो खुद को कहती हैं, उनके सबके नाम जो है आ रहे हैं, आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। तो ये अब आरएसएस के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। बिल्कुल, एक बड़ा संकट है, उससे कैसे निपटा जाए। हालांकि ये उसका जो एक, जिनको आरएसएस और बीजेपी की भाषा में कहते हैं कि फ्रिंज एलिमेंट, वो लोग इसमें उन्हीं लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने वहां चढ़ावा दिया है और जो उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आरएसएस को भी ये पता है कि इससे पिंड छुड़ाना इतना आसान नहीं है। तो अब वहां पर मंथन होगा, 3 दिनों तक ये बैठक होगी। और जिस तरह से आरएसएस पर सवाल उठाया है कर्नाटक के मंत्री
प्रियांक खरगे ने। अब यहाँ जो चढ़ावा चोरी हुआ है और उसमें आरएसएस के लोग शामिल हैं, उसको लेकर उन्होंने फिर सवाल उठाए हैं कि यही इनका एक तरीके से कहा जाए कि चरित्र है, चरित्र निर्माण की बात करते हैं और जब चरित्र निर्माण करके दिखाते हैं तो फिर वो इस तरीके से दिखाई पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन ऐसे ही होता है। और ये इसलिए है क्योंकि इनकी कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं है, किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी कानूनी रूप से दर्ज नहीं है। क्या कह रहे हैं प्रियांक खरगे मंदिर को लेकर और चढ़ावा चोरी को लेकर, आरएसएस को लेकर, उसकी बैठक को लेकर, एक बार सुनते हैं उनको। Expected to be get some clarity on the Ram Mandir. Yeah, I don't. They should clarify to public. If you have taken credit for building the Ram Mandir, you should also take credit for Chanda Chori. How much of it has come to you? Since you are not registered and you take Dakshina, even you would have got some money, no? The people who are in the dock today are all official VHP members. VHP was founded by Mr. Govalkar, who is your founding father of RSS. So, instead of having discussions in an echo chamber, please come out in public, tell us who the Chanda Chors are, कितने किया है, आपको कितना मिला है, और प्रधानमंत्री जी और आप इतना शांत क्यों बैठे हैं? One open press conference, I challenge Mr. Mohan Bhagwat and the rest of them. One open press conference, not with the media that whom you like. Allow all the media houses. Take some tough questions. Let us see. So let them answer the questions that the media has to ask. Simply going and sitting in your echo chamber, रोज प्रवचन देना है, बस उतना उनका उतना ही काम है। आओ बैठो, फ्री प्रेस से बात करो, then you will know who the real Chanda Chors are. Rahul Gandhi raised. तो बड़ी चुनौती दे रहे हैं प्रियांक खरगे, और चुनौती स्वाभाविक है, लेकिन चुनौती स्वीकार करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि सवालों के जवाब है नहीं। बहरहाल जो कह रहे हैं प्रियांक खरगे कि राम मंदिर चंदे में जो अगर आपने राम मंदिर बनाने का श्रेय लिया है तो आपको चंदा चोरी का श्रेय भी लेना चाहिए। आपके पास इसमें से कितना पैसा आया है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं और दक्षिणा लेते हैं। बंद कमरों में चर्चा करने के बजाय कृपया सार्वजनिक रूप से सामने आए, हमें बताएं कि चोर कौन है, आपको कितना पैसा मिला है और आप और प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। मैं मोहन भागवत और बाकी लोगों को एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चुनौती देता हूँ। अब ये चुनौती स्वीकार कर पाएंगे, अब देखते हैं। वहाँ मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है, बैठक के बाद तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ही, होती भी है, लेकिन अब वहाँ पर सवालों के जो जवाब आएंगे, जिस तरह के सवाल आएंगे, उनके जवाब क्या होंगे। जाहिर सी बात है जो सवाल होंगे वो 90% से ज़्यादा सवाल तो चंदा चोरी चढ़ावा चोरी से ही होंगे। हाँ समीर, चंदा चोरी चढ़ावा चोरी से जुड़े सवाल होंगे, लेकिन क्या उन सवालों के जवाब आरएसएस देगा? क्योंकि वहाँ भी परंपरा सवालों के जवाब देने की नहीं है, एक तरफा संवाद है। मन की बातें होती हैं सब जगह, विश्व संवाद केंद्र में बैठ के मन की बात होती है। विश्व संवाद केंद्र इनकी एजेंसी है ना, जो खबरें वबरें सब जारी करती है इनकी, तो वहाँ जो है सारी मन की बातें होती हैं। तो वहाँ अब किस तरीके से मोहन भागवत क्या जवाब देंगे और दत्तात्रेय होस बोले क्या इसके जवाब देंगे। लेकिन देखना ये समीर जी की जो 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर, कई याचिकाएँ वहाँ दायर हैं और उन याचिकाओं में यही मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है वो जाँच कराई जाए इस राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोई गंभीर मसला नहीं माना था। जी हाँ, मतलब आरोप से इनकार कर दिया था, और कई हजार करोड़ की चोरी के जब आरोप लग रहे हैं, भाई इतना तो माल पकड़ा जा रहा है। एक एक गाड़ी जो है कई करोड़ की जब पकड़ी जा रही है कर्मचारियों के घरों से, 20-20 लाख रुपए एक एक कर्मचारी के से कैश पकड़ा जा रहा है, इतना सोना चांदी पकड़ा जा रहा है, तो विपक्ष के जो आरोप है वो सही मालूम पड़ते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट को वही लगा होगा कि मामूली बात नहीं है भाई, 200 किलो चांदी जो है वो पार कर दी गई, चांदी की ईंटें, इतनी सारी बातें आ रही हैं। बिल्कुल इतनी सारी बातें आ रही हैं, लेकिन देखना ये होगा समीर जी, चूंकि कहा तो ये जा रहा है, अब संजय राउत है, उनकी हम लोगों ने पिछले दिनों बाइट भी सुनवाई थी, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा ईमानदार है। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये बहरहाल, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है, देश के अंदर संविधान है, अब कोई ईमानदार हो या नहीं हो तो उस प्रक्रिया के तहत तो चलना पड़ेगा। तो अब देखना है कि 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए
क्या आदेश देता है। हो सकता है समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस चढ़ावा चोरी के मामले में कानूनी तौर पर भी बुरी तरीके से फंस जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जांच का आदेश देता है और चूंकि सरकार से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये आदेश भी दे दे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही जांच होगी। अगर ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट का आता है तो इस चढ़ावा चोरी की परतें समीर जी जो उधरेंगी, तो लगता यही है कि इसकी आंच जो है बहुत ऊपर तक जाएगी। बिल्कुल, अगर ये सुप्रीम कोर्ट अगर एक स्वतंत्र जांच का आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तो निश्चित तौर पर इसमें एक इसका जो कहा जा रहा है कि एक कुछ फैसला हो सकेगा, तो वास्तविक फैसला तभी होने की उम्मीद भी है। अन्यथा अगर सरकार की निगरानी में होगा तो सब तो जो जितने अपराधी हैं वो तो सब सरकार से ही जुड़े हुए हैं, सरकार के लोग हैं, सरकार में बैठे लोगों ने उनको नियुक्त किया है। कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने नियुक्त किया है उन तक ये सब चढ़ावा चोरी का चढ़ावा पहुंचा हुआ है, तो उससे पर कैसे भरोसा किया जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आशुतोष वर्मा, एक बार उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं। ये 10 से 12 जुलाई तक होने वाली प्रांत प्रचारक बैठक में आरएसएस इस मुद्दे पर चर्चा कर सकता है। नहीं तो क्या अभी भी वो लग रहे हैं कि वो इस पे चर्चा भी नहीं करेंगे? ये कितनी हठधर्मिता है आरएसएस की कि उनके नाक के नीचे करोड़ों अरबों राम भक्तों की आस्था की चोरी हुई, पैसे की चोरी हुई, लूट हुई, डकैती हुई, और वो कह रहे हैं हम चर्चा करेंगे। असल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने शुरुआत से राम के नाम की लूट की है और इस देश के लोगों की और राम भक्तों की आस्था की लूट की है। ये चोरी की है, ये डकैत है। इन्होंने हमारे देश के लोकतंत्र में रह के ही राम भक्तों की आस्था की लूट की है। तो राम मंदिर सीईओ तो ये वह बता रहे हैं कि ये पहले से ही, और ये भी सवाल अब चूंकि जो अब है तो फिर गड़े मुर्दे निकलेंगे ही। ये भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी किस तरीके से बड़े पैमाने पर वहाँ चढ़ावा चोरी हुई, चंदा चोरी हुई। अब वहाँ पर अनुपम खेर है, वो फिल्म भी बना रहे हैं इस पर, हालांकि वो इन सारी बातों को ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे। जिस तरीके से वो चढ़ावा चोरों को डिफेंड कर रहे हैं तो वो फिल्म कैसी बनेगी ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब जिस तरीके से ये घटना अब धीरे धीरे इसमें एक के बाद एक नई परतें खुल रही हैं, इसको दबा पाना, इस पर पर्दा डाल पाना, ये सरकार के लिए, आरएसएस के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल समीर जी, मुश्किल होता जा रहा है इसको। और आज पूरे देश भर में कांग्रेस जो है राजधानियों में, मतलब राज्यों की राजधानियों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है इसी चढ़ावा चोरी के मसले को लेकर। तो आज लखनऊ में जो है इस चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद हैं वो शाम को 4 बजे आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जगह जगह इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस की तरफ से होनी है देश भर में समीर जी। तो ये मसला जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है होता चला जा रहा है। और आरएसएस ने जिस तरीके से आज बैठक बुलाई है और 3 दिन ये बैठक चलेगी समीर जी, तो ये समझ में आता है कि किस तरीके से अब आरएसएस के ऊपर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है इस चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर भी। चूँकि आरोप अब यही है कि इसमें आरएसएस का हाथ कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई पड़ता है, वरना आरएसएस जो है खुलकर सामने इसमें क्यों नहीं आता। जैसे कि कहा दत्तात्रेय होसबोले ने कि राम भक्तों की जो है भावनाएं आहत हुई हैं, तो अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो आरएसएस ने इस पर क्या किया? बिल्कुल, कहाँ आंदोलन हुआ? सारे लोग, हाँ, तो कहाँ हटा भी नहीं पा रहे हो आप। तो आंदोलन तो आप छोड़ दीजिए, आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल समझिए, किसी का आप जो है आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको समझ में आता है समीर जी कि ये किस तरीके से हो रहा है। जी बिल्कुल। और इधर जब वहाँ पर अयोध्या में या फिर अन्य जगहों पर अपने भाषणों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कहा था कि 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सा दूध का दूध पानी का पानी हुआ वो दिखाई पड़ रहा है। जो जिन लोगों को निकाला, अच्छा गोपाल राव जो तीसरे व्यक्ति हैं वहाँ पर, वो तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं तो अभी भी बना हुआ हूँ। यानी इसको लेकर भी झगड़ा चल रहा है। चंपत राय का है कि किसी तरह से एसआईटी जल्दी से उनको क्लीन चिट दे, वो फिर से आकर महासचिव बन जाए, फिर से वहां के महासचिव बन जाए। और वो आरोप लगा रहे हैं अनिल मिश्रा के ऊपर कि जिम्मेदारी इनकी थी, इन्होंने काम नहीं किया। अरे भाई, जिम्मेदारी इनकी थी तो आपकी क्या थी? अच्छा, अब एक चीज और देखिए, अयोध्या में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि वहां यहाँ जो कुछ ये सारा खेल किया गया है वो सब किया है खेल
बाहर के लोगों ने। और अब ये कोशिश हो रही कि अयोध्या के लोगों को ही चोर बताने की, कि उनको चोर बता के साबित कर दिया जाए और बाकी लोगों को निकाल बाहर किया जाए। अनिल मिश्रा भी अयोध्या के ही रहने वाले हैं। तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बचा दिया जाए और अयोध्या के लोगों को चोर साबित कर दिया जाए। तो ये लोग समीर जी अयोध्या के विरोधी भी हैं, ये राम मंदिर के भी विरोधी हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विरोधी भी हैं, चूंकि जय सिया राम नहीं बोलते, सीताराम नहीं बोलते, जय श्री राम बोलते हैं। तो ये असल में रामद्रोही असली यही है। लेकिन समीर जी ये देश के अंदर अब किस तरीके से इसको लेकर रोष बढ़ता चला जा रहा है, खास तौर से हिंदुओं को लेकर। समीर जी कहा यह जाता है कि भगवान श्री राम की जो सेना थी उसमें जो खास तौर से बंदरों की सेना जो कही जाती थी वो भील आदिवासी जो थे उसमें शामिल थे, ये कहा जाता है। और झारखंड में एक समीर जी प्रदर्शन हुआ है जबरदस्त तरीके का जमशेदपुर में, और वहाँ जो है इस राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से नाराज होकर लोगों ने वही बंदरों का वेश धारण करके जो प्रदर्शन किया। हमारे बराबर एक बार देख लेते हैं इस प्रदर्शन ये किस तरीके से। तो अलग अलग जगह जगह ये प्रदर्शन विरोध में हो रहा है। ये एक अनोखा प्रदर्शन है, झारखंड में हुआ है। देखते हैं इसको किस तरीके से और क्या इसके जरिए ये क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है। तो ये वहाँ पर झारखंड में है कि जमशेदपुर में कि चंदा चोरी को लेकर, और चूंकि वहाँ पर ये बानर सेना के रूप में वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग। बहरहाल देखते हैं किस तरीके से चंदा चोरी की घटना को अपने इस प्रदर्शन के जरिए, इस नाटक के जरिए वो बता रहे हैं। तो ये है उसमें कि राम इस बैठेगी ये तय करने के लिए कि इस पर सुनवाई की जाए, स्वतंत्र जांच की मांग की जाए या ना की जाए, तो स्वतंत्र जांच कराई जाए कि ना कराई जाए। तो ये विजुअल भी उनके सामने शायद होगा, कम से कम अवेयर तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी ये विजुअल होगा। और ये एक कहा जाए जो देश के अंदर जो एक गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी और आरएसएस के प्रति, अब उसकी परिणति जो है वो इस तरीके के प्रदर्शनों में भी हो रही है। तो ये समझा जा सकता है कि जो कोर आपका मुद्दा था उस मुद्दे पर ही आप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बीजेपी आरएसएस के लिए एक बड़ा सेटबैक समीर जी हो सकता है। बिल्कुल एक बड़ा धक्का उनके लिए है। और अखिलेश यादव एक ट्वीट कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि न जाने कितनी एकड़ ज़मीन वो लोगों के कब्जे में थी जिसको हमने छुड़ाया है। अखिलेश यादव का सवाल है कि आप राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को तो आप रोक नहीं पाए, उनके दोषियों को तो आप सज़ा दे नहीं पाए हैं, लेकिन अब आप झूठे दावे भी कर रहे हैं। सीधे सीधे उनको झूठा बताया है। क्या लिखा है अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में, देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि कृपया अपने बयान की विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए आप अपने द्वारा खाली कराई गई तथाकथित 64,000 एकड़ ज़मीन के क्षेत्रफल और भूलेखा विवरण की जिलेवार सूची भी जारी करें। अयोध्या के मंदिर में हुई चोरी के बाद आपने झूठ मूठ की एसआईटी बनाकर और उससे मनमानी रिपोर्ट लिखवाकर जो लीपापोती की है, उससे आपके कथन वचन से समाज का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। आपके द्वारा बताए गए कुंभ मेले के मृतकों के आंकड़े जिस प्रकार झूठे साबित हुए थे, वो आज भी जनता के मानस में अंकित हैं। तो जब जन प्रश्न है कि जब बोले गए और लिखे गए आंकड़े में ही अंतर होगा तो जनता भरोसा किस पर करे। और ये तो आंकड़ों के मामले में तो एक बार नहीं, न जाने कितनी बार गलत साबित हुए हैं, और गलत होने के बावजूद उसको किस तरीके से एक जस्टिफाई करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल, कुंभ हो चाहे वहाँ पर कोविड के समय की बात हो। हाँ, जो कोविड के समय की बात हो और किसी भी समय की बात हो, कुंभ की बात हो, भगदड़ को लेकर बात हो, ये सारी चीज़ें अब जब सामने आती हैं तो जो आते हैं एक तरह से कहा जाए कि झूठ सरकार के, उसको लेकर उठा रहे हैं प्रश्न अखिलेश यादव कि आपने अगर 64,000 एकड़ ज़मीन खाली कराई है तो कहाँ कहाँ खाली कराई है, उसकी जिलेवार आप सूची बताइए कहाँ खाली है। समीर जी आपको याद होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ कि वो जो
बताया गया था कि लखनऊ में साहब मुख्तार अंसारी की ज़मीन खाली करा ली गई है और उस पर अवैध कब्जा था, 72 फ्लैट बना दिए गए हैं। अब खबरें ये भी आई कि जिनको बताया गया था कि इस मुख्तार अंसारी की ज़मीन इसको खाली कराकर 72 फ्लैट बना दिए गए हैं, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार के ही सिंचाई विभाग ने अपना नोटिस चस्पा कर दिया कि ज़मीन खाली करो, ये ज़मीन सिंचाई विभाग की है। तो अब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ये इसको लेकर अखिलेश यादव जी हैं वो अपने सवाल उठा रहे हैं। लेकिन समीर जी, सवाल तो खैर काफ़ी ज़्यादा उठते ही रहते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गए हुए हैं समीर जी इस समय ऑस्ट्रेलिया, और भक्तगणों ने जो था समीर जी एक बड़ा अभियान चलाया कि साहब वो ऑस्ट्रेलिया जो है भारत को यूरेनियम बेचने पर जो है वो राज़ी हो गया है। अरे अखबारों में लीड खबर छापी है, अखबारों में लीड खबर छापी है। अब इसको लेकर जयराम रमेश जो कांग्रेस महासचिव हैं उन्होंने कहा है कि भाई झूठ बोलो, लेकिन लंबा झूठ बोलो वो भी ठीक है, लेकिन इतना भी लंबा झूठ मत बोलो कि वो पकड़ में आ जाए। अब इधर 64,000 एकड़ बता रहे हो, कहाँ है पता ही नहीं है, पता नहीं है। हाँ, अब वहाँ वो यूरेनियम ले लेना, बता रहे हैं कि अब हुआ ये फैसला। और संयुक्त वक्तव्य भी दोनों सरकारों की तरफ से यहाँ जारी कर दिया गया है कि दोनों की तरफ से पैक्ट हो गया है, सैन्य समझौता हो गया। तो जयराम रमेश इसको लेकर क्या लिख रहे हैं, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, हिंदी लेते हैं। बिल्कुल, जयराम रमेश का ट्वीट क्या लिखा है उन्होंने कि बीजेपी का इकोसिस्टम ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का भारत को यूरेनियम बेचना मोदी की एक बड़ी कामयाबी है। 4 दिसंबर 2011 को अक्टूबर 2008 में हुए भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड को अपनी पार्टी से भारत को यूरेनियम बेचने की मंजूरी मिल गई थी। बीजेपी के ट्रोल, जिनमें पार्टी के कुछ सांसद भी शामिल हैं, उनको अपना होमवर्क बेहतर ढंग से करने की ज़रूरत है। अब उनको क्या पता होगा कि तब क्या हुआ था, इसलिए कि 2014 के पहले को तो मानते ही नहीं कि तब कुछ था भी। अच्छा, उसी 2014 को लेकर एक कुछ उस पर बने हुए हैं, कुछ हाँ मीम्स भी बने हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं व्यंग्य करने वाले लोग हैं। व्यंग्य करने वाले लोगों के खिलाफ भी किस तरीके से जांच, ईडी, सीबीआई, गिरफ्तारी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप व्यंग्य भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये दिखा रहा है, और खुद झूठ बोलते रहेंगे उसका, ताकि उसका फैक्ट चेक भी ना होने पाए। व्यंग्य तो इसलिए बर्दाश्त कर ही नहीं सकते क्योंकि व्यंग्य जो है बड़े मारक होते हैं और व्यंग्य सहन करने की क्षमता सब में नहीं होती है। पंडित नेहरू से आप मुकाबला जो है चूड़ीदार पायजामा और नेहरू का जैकेट पहनकर नहीं कर सकते। पंडित नेहरू से मुकाबला करने के लिए पंडित नेहरू के मानसिक स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। पंडित नेहरू के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन आप जो है सिर्फ पंडित नेहरू का चूड़ीदार पायजामा और सदरी पहन के जो आप समझते हैं आप पंडित नेहरू हो गए, तो इसलिए आप नहीं हो सकते। पंडित नेहरू ने तो आर के लक्ष्मण को बुलाकर कहा था चाय पे कि भाई आप जो है मुझको किया कीजिए। मुझे याद है समीर जी, मैं पढ़ रहा था कि कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया थे, सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, बड़े नेता थे, और उन्होंने चीन के साथ जो उस समय झड़प चल रही थी उसको लेकर संसद में खड़े होकर पंडित नेहरू पर काफ़ी ज़्यादा आक्षेप लगाए, बहुत ज़्यादा आक्षेप लगाए, बहुत तीखे शब्दों में लगाए। और उसके बाद जब मतलब उनकी आत्मकथा में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की, तो उसके बाद फिर वो जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पंडित नेहरू मिले और उनका कि तुम आज बहुत अच्छा बोले, आओ तुम्हें कॉफ़ी पिलाते हैं, और उन्होंने फिर कॉफ़ी पिलाई पंडित नेहरू ने। तो ये आप जज्बा नहीं ला सकते, तो आप जो है, अरे खुद अटल बिहारी वाजपेयी अपने संस्मरण में बताया, उन्होंने तो पार्लियामेंट में बताया, उन्होंने तो खैर राजीव गांधी के लिए बताया कि आज जिंदा हूँ तो राजीव गांधी पर जिंदा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। लेकिन समीर जी, किस तरीके से ये सरकार जो है वो मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी पर भी उतर सकती है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, और उन्होंने घोषणा की हुई है कि 15 जुलाई को वो साइकिल यात्रा शुरू करेंगे। जो तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, उज्जैन में जो घोटाले की खबरें आई हैं उन सबको लेकर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मसले को लेकर, नीट के पेपर लीक का मसला, जो तमाम मसलों को लेकर चल रहे हैं। खबर ये आई कि कल रात में जीतू पटवारी के भाई जो हैं उनको अचानक पुलिस ने उठा लिया और पूरी रात सड़कों पर घुमाया। सुबह उनको छोड़ा गया और जीतू पटवारी को एक नोटिस इशू किया गया है कि साहब उनका मकान जो अवैध बना हुआ है और उस पर बुलडोजर चलेगा। तो ये अब जो है देखा जा रहा है। तो पहले हम अगर चाहें तो समीर जी आप सुन सकते हैं जो उनके भाई हैं। पहले उनके भाई, उनका नाना पटवारी नाम है, उनको सुन लेते हैं, फिर उस पर क्या, चूंकि मकान उनका एक उनकी पैतृक संपत्ति है। जीतू पटवारी का भी बयान उस पर आया है। पहले नाना पटवारी को सुनते हैं कि किस तरीके से उनको उठाया गया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सम्मन के, और क्या क्या उनसे पूछताछ की गई है। तो नाना पटवारी क्या बता रहे हैं, सुनते हैं उनको। किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं यहाँ घर से निकला, सनशाइन गेट विजलपुर चौराहे पे ही है, बस वहाँ पे आके उन्होंने 9:30-10 बजे बस उन्होंने गाड़ी में बिठाया। उसके बाद फिर
घुमाते रहे पूरा शहर में, इधर से उधर इधर से उधर। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं। मैं पूछता रहा उनसे कि क्या केस है, मेरे को बताओ, कोई जानकारी नहीं दी उन्होंने। नाना भैया, पुलिस ने आपसे सवाल क्या पूछे? कुछ भी नहीं, ब्राउन शुगर की बात आ रही कुछ भी नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, पता चल जाएगा पता चल जाएगा, बस यही बोलते थे। आपने क्या ये बोला था कि मुझे मेरे वकील से बातचीत करनी है, मुझे मेरे वकील नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा सब ये कहना था कि मुझे क्यों पकड़ा गया है। क्या फोन भी छीन लिया था क्या आपका? हाँ, मेरा फोन उनके पास था। अभी भी मेरी गलती बस ये है कि मैं जीतू पटवारी का भाई हूँ, इसलिए मेरे को टारगेट कर। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आपको इंदौर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, कभी भी आपको जांच के लिए वापस बुला सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हाँ, ये पुलिस का कहना है, आपका क्या? ये रात को उन्होंने जब जो सर उनसे बात हुई, जब उन्होंने मेरे को ये बोला। क्या जिन लोगों को पकड़ा था उनके आमने सामने आपको कराया, जिन नहीं, लोगों ने आपके नाम लिए? नहीं करा। ये ब्राउन शुगर के बारे में कुछ पूछा पुलिस ने आपसे? नहीं, लोगों के बारे में पूछा कि इनको जानते हो क्या? उनकी जानकारी? ये दोनों को जिनको पकड़ा है, नाम बताएंगे? इरफान और संजय कौशल। और ये जो साथ में एक सिंधी लड़का था, क्या नाम उसको उसका कोई बेचारा कुछ है ही नहीं। वो आप कैसे जानते हो उनको? क्या उसको मैंने गाड़ी बुलवा था कि गाड़ी अपने धुलवाने को पटक के आने, तेरी गाड़ी लेके आ। अच्छा, तो ये मित्र है आपका गंगवानी? हाँ। उनको भी लिया था आपके साथ हिरासत में? हाँ, लिया था। उनको भी हिरासत में? आप 2 लोग थे? हाँ। तो आपको दिन भर क्या गाड़ी में ही रखा था? हाँ, बस यही। किसी गुजरात के भूरा बेंड का भी नाम आ रहा है? नहीं, मेरी कोई कनेक्शन था? नहीं, 1 आध महीने के लिए काम करने आया था, आज से 1 साल पहले। 10-12 दिन अपने यहाँ पे गाड़ी चली थी उसने मेरी, उसके बाद छोड़ दिया था उसने। उसके बाद उससे मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं है। इसमें काली स्कॉर्पियो का भी? हाँ, अपने कार्य करता है, चुनाव में काम भी किया उन्होंने। हाँ, नाना भाई, काली स्कॉर्पियो का भी पुलिस ने जिक्र? हाँ, वो संजय कौशल की है। क्या वो आप चला रहे थे? आप? नहीं, मैं उस गाड़ी में था भी नहीं, वो संजय कौशल की है। शराब और कई आपत्तिजनक चीजें मिली है, वो उसका लुकआउट है। वो ना मेरे साथ था, वो जब इनको भी गाड़ी में आप नहीं, ना मैं गाड़ी में था, ना इनके उसमें था। अपनी गाड़ी जाती है उनके यहाँ धोने, बस इतना ही उनसे अपना। सर्विस सेंटर का हाँ, नर्मदा। डीसीपी ने डीसीपी ने ये कहा है कि उनके पास सबूत है कि आप पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं इन आरोपियों से। मैं इस चीज का आज खंडन करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती से हो गई थी मुझसे। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता। तो कह रहे हैं नाना पटवारी की गलती उनकी ये है कि वो जीतू पटवारी के भाई हैं और घुमाते रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं कोई सवाल भी नहीं पूछा है, केवल कह रहे हैं कि सब पता लग जाएगा, सब पता लग जाएगा। बिल्कुल यही कहते हैं कि सब पता लग जाएगा, सब पता लग जाएगा, और पता कुछ चला नहीं। तो ये जीतू पटवारी, और कह रहे हैं कि मैं चूंकि जीतू पटवारी का भाई हूँ तो इसलिए मुझको टारगेट किया जा रहा है। और इतना ही नहीं किया जा रहा है समीर जी, जीतू पटवारी को भी नोटिस दिया जा रहा है कि आप जो है 15 तारीख को ही उपस्थित होइए, और 15 तारीख को ही समीर जी उनको शुरू करना है अपना जो साइकिल यात्रा है। तो जीतू पटवारी को भी हम लोग सुन सकते हैं कि जीतू पटवारी को क्यों परेशान किया जा रहा है और क्या जीतू पटवारी को कहा गया है। हाँ, तो अब साइकिल यात्रा निकालेंगे, सरकार के खिलाफ बात करेंगे, तो फिर यही सब होगा ही। और यहाँ तो व्यंग्य नहीं सुन पा रही है सरकार, तो यहाँ आप निकाल रहे हैं राजनीतिक रैली। बहरहाल क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी इस पूरे प्रकरण पर, सुनते हैं उनको। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई है। 15 तारीख के दिन मुझे एक नोटिस दिया है कि आपको पेश होना है। किस दिन? जब मेरी साइकिल यात्रा में साइकिल पे रहूंगा भोपाल, साइक्लोथॉन। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। पहला मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की, जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी को, मुझे, मेरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को नोटिस दिया इस बात का कि क्या आपने अवैध कॉलोनी काटी है। मुझे ये घर ये अवैध कॉलोनी में है, ये उनका कहना है। ये 15 साल पहले, 20 साल पहले के बीच में घर बना है। सारे नक्शे, सारे हर तरह की जो कंपाइल्स होती है, हर तरह का टैक्स भरा हुआ है। लोन है इस पे आज भी, बिना लीगल उसके बैंक लोन देती है। इसके सामने जितने घर हैं सब लोन वाले हैं। मेरे वेयर हाउस की घटना आप सबने देखी है। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं है।
जिस तरीके से आपका जो कार्य व्यवहार हुआ है ये मैसेज देता है कि दाल में कुछ काला है। हमारा दायित्व है, हम पूछेंगे कि आपने 7,600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के हक के गुजरात पे क्यों छोड़े? नर्मदा विस्थापन में मध्य प्रदेश के साथ अन्याय क्यों किया? आपके परिवार पे एक अखबार ने इतने बड़े एलिगेशन आप पे भी लगाया, आपका उसको उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए? हमारे पे एलिगेशन लगे, हम आए मीडिया के सामने, हमने बात की, आपकी सरकार है, हमें पता है आप बहुत यातना दोगे, हम सहन करेंगे, लड़ेंगे, नहीं डरेंगे। और कोई मेरी दुर्भावना है सरकार से? बिल्कुल नहीं। मेरा काम है विपक्ष का दायित्व निभाने का। मैं मध्य प्रदेश वासियों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं मोदी गारंटी का हिसाब पूछूं सरकार और मुख्यमंत्री से। मेरा दायित्व नहीं है कि भ्रष्टाचार और करप्शन के सवाल पूछूं, जनता पीड़ित है, दुखी है। मेरा दायित्व नहीं है कि नर्मदा सरदार सरोवर में 7,600 करोड़ रुपए का हक मध्य प्रदेश का छोड़ दिया सरकार ने। कल ही मैंने बात की और 1 घंटे बाद ये सब पूरा घटनाक्रम रच दिया गया। क्या मेरा दायित्व नहीं है ये कि किसानों को खाद, किसानों की एमएसपी, किसान के बेटों की लड़ाई में नहीं लड़ूं? बहुत सी बातें हैं, समय समय पर करेंगे, कानून को भी आत्मसात करेंगे, सम्मान करेंगे और उस पर विश्वास है हमारा। मुख्यमंत्री जी, आप जेल भेजना चाहते हो, हम हमेशा तैयार हैं। मुझे भेजना चाहते हो, मेरे परिवार को भेजना चाहते हो, हम आपकी हर यातना को सहने को तैयार हैं, पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और हमारा दायित्व निभाएंगे। साइक्लोथॉन है 14 तारीख को, 15 तारीख को फिर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। युवाओं के साथ जो तो ये यहाँ पर जीतू पटवारी बता रहे हैं 15 तारीख से वो एक साइकिल यात्रा निकालने की शुरुआत कर रहे थे और 15 को ही उनको बुलाया गया है। और क्यों वहाँ पर, चूंकि वहाँ भी मामला बहुत गंभीर है। जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों ने ले ली है और वो इतना बड़ा खुलासा हुआ है, उस पर भी सरकार की तरफ से, मोहन यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि आखिर क्या करके उन्होंने अपने पूरी की पूरी ज़मीन उन्हीं के परिवार के लोगों ने खरीद ली। हाँ, इस पर उनका कोई बयान भी नहीं आया है और उनकी पार्टी जो उनके समर्थन में उतरी भी है तो उनकी पार्टी ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया कि ऐसा खबरें सही है कि गलत है, बल्कि उल्टा सवाल पूछना शुरू कर दिया इनको जानकारी कहाँ से मिली। अच्छा, जबकि हाँ, खबर जानकारी भी मिल रही है उन्हीं की पार्टी के लोगों से। तो ये कहा जा रहा है कि खबर की खेती जो है कृषि मंत्रालय के पूर्व मंत्री जो है वो करवा रहे हैं, ये जयराम रमेश का आरोप था। लेकिन समीर जी, इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। कल डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो काला पीपल दौरे पर थे। तो अब इस दौरान जो है उज्जैन से लेकर अयोध्या तक जो मामले सामने आए हैं, जिस तरीके के कथित लूट और भ्रष्टाचार के, इसको लेकर युवा कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ, डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ। उनको रोका गया, उनकी गिरफ्तारियां हुई। तो वो विजुअल हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको रोका गया, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनकी गिरफ्तारियां हुई। जी बिल्कुल, वो देखते हैं उस कैसे उनको रोका गया, चूंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे और ये जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इधर आज राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी जानकारी भी दी अमलेंदु जी ने कि लखनऊ में भी शाम 4 बजे है और इधर इस समय कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल देहरादून में। पहले वो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल। यानी ये मुद्दा जो मंदिर में चढ़ावा चोरी का है या मंदिरों को लूटने का जो षड्यंत्र है, बीजेपी आरएसएस का जो विपक्ष कह रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। तो पहले केसी वेणुगोपाल को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग था, हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट्स का मीटिंग था। 4 घंटे के लिए डीसीसी प्रेसिडेंट का मीटिंग था कल। पीएससी भी वही तरह गए, एमएलएस एक्स एमएलएस का मीटिंग, उसके बाद फंडल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट सेल का मीटिंग। पूरा नेतागण का व्यू उस मीटिंग में हुआ। मेरा एक ही इंप्रेशन है इधर
उत्तराखंड के लोग बहुत खिलाफ है इस गवर्नमेंट के लिए, साथ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है इस गवर्नमेंट। 10 साल का बीजेपी रूल लोगों के मन में बहुत निराशा दिया। हमारा लड़ाई बहुत क्लियर है, उत्तराखंड एक बदलना चाहिए। सरकार के बदलने के लिए एक बहुत वातावरण इधर है, उस वातावरण के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा क्या है उत्तराखंड का? बहुत बड़ा मुद्दा क्या है आप लोग के मन में भी है? बेरोजगारी। हमारा पूरा युवा डिसअपॉइंटेड है कंप्लीटली। बेरोजगारी के वजह से माइग्रेशन भी है, ज्यादा माइग्रेशन भी है। 10 साल गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या था? बेरोजगारी रुकने के लिए, सोल्व करने के लिए क्या प्रोग्राम था? 10 साल नथिंग। They completely ignored the youth of the state. Youth of the state are completely disappointed. तो केसी वेणुगोपाल वहाँ 2 दिन के दौरे पर हैं और उत्तराखंड में भी चूंकि ये मंदिर में चंदा चोरी, वहाँ भी बद्रीनाथ के मंदिर में आया, केदारनाथ में किस तरह से बड़ी मात्रा में सोना चोरी हुआ है, तो ये मंदिरों को लूटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, जो विपक्ष का आरोप है, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है। और इधर जिस तरह से वहाँ पर NSUI का जो प्रदर्शन है मध्य प्रदेश में, किस तरीके से वहाँ प्रदर्शन में मंत्री को, मोहन यादव को रोका गया, वहाँ पर मोहन यादव को रोकने की कोशिश की वहाँ पर। जी हाँ, मतलब NSUI या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही पुलिस ने रोक लिया, उनकी गिरफ्तारियां कर ली। बिल्कुल, उनको रोकने जा रहे थे, उनका रास्ता रोकने जा रहे थे, क्योंकि प्रदर्शन वहाँ पहले से ही चल रहा था। देखते हैं उस विजुअल को, किस तरह से रोकने की कोशिश की गई और फिर उनको पुलिस वालों ने रोक दिया। तो ये वहाँ प्रदर्शन, और इसको ये तमाम जगहों पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। NSUI और यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन, एक तो जो शिक्षा व्यवस्था है, पेपर लीक है, इन सब मुद्दों पर भी हो रहे हैं। और अब एक नया मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर वहाँ कांग्रेस भी और दूसरी पार्टियों के लोग भी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम लोग इस घटना से नाराज़ हैं और इस तरह की घटना लगातार सामने आ रही है। यहाँ तक कि अयोध्या में भी कई इस तरह की लूट अब सामने दिखाई पड़ रही है और उसके प्रमाण धीरे धीरे मिल रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, कई इस तरह की लूट वहाँ भी दिखाई पड़ रही है, और लूट तो समीर जी पूरे देश भर में मची हुई है, ये आरोप लग रहे हैं। विपक्ष भी लगा रहा है, आम जन भी लगा रहे हैं। और जो नीट पेपर लीक और NTA की परीक्षाएं, शिक्षा मंत्रालय के कामकाज, वहाँ जो लूट मची हुई है, इसको लेकर जो है पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। जंतर मंतर पर कई संगठन जो हैं वो आमरण अनशन पर हैं, कई छात्र आमरण अनशन पर हैं, कई संगठन अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। पूरे देश भर में छात्रों की गूंज के नाम से कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और NSUI के कैंपेन चल रहे हैं। आज ही उड़ीसा में जो गृह राज्य है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, वहाँ छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत जो उनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब वो पहुँचे हुए हैं, हजारों छात्रों के साथ वहाँ संवाद कर रहे हैं। कल तेलंगाना में थे, कल वहाँ उन्होंने किया है। बिहार में कल जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ इस तरीके को लेकर। लेकिन सोनम वांगचुक जो हैं
जो 12वें दिन का जो उनका अपडेट है उन्होंने जारी किया है। एक छोटी सी अपील जारी की है उन्होंने और कहा है कि 12 दिन का अपडेट देते हुए संसद चलो का उन्होंने नारा दिया है। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की हालांकि उन्होंने बात कही है। तो उनको हम लोग देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक जो हैं वो 20 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर क्या कह रहे हैं, और फिर हम उनको नेहा को भी सुनेंगे जो आयशा की अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर आमरण अनशन पर है। तो पहले सोनम वांगचुक को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी बता दें कि अभी तक सरकार के किसी नुमाइंदे को ये खबर नहीं लगी है कि वहाँ लोग छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, छात्रों के मुद्दे पर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, परीक्षा लीक को लेकर वहाँ धरने पर ही नहीं बैठे हैं बल्कि आमरण अनशन पर बैठे हैं। 12 दिन हो गए हैं सोनम वांगचुक को और वहाँ पर जो आयशा की छात्रा है नेहा, उनको। पहले सोनम वांगचुक को सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। आज मैं शायद थोड़ा बेहतर दिख रहा हूँ, हालांकि आज मेरे अनशन का 12वां दिन है। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम 20 जुलाई को जब संसद का सत्र शुरू होगा मार्च करेंगे संसद तक। तो बहुत से लोगों ने बोला है कि वो आएंगे, कुछ ने पूछा है क्या ये मुमकिन है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि 2 हफ्ते पहले मैं स्विट्जरलैंड में था, जैसा कि आपको पता है, और वहाँ बर्न जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वहाँ पर आरा नदी में बोटिंग करने के बाद नदी के सामने ही मैं ऊपर एक मार्केट प्लेस में आया और ये देखिए तस्वीर जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप जो पीछे भवन देख रहे हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये स्विट्जरलैंड की संसद है और इस संसद भवन में उसके अंदर से गुजरते हुए मैं आया था। कोई रोक टोक नहीं, सब खुला था, लोग आ जा रहे थे। और ये संसद के सामने का जो जमीन है जहां मैं खड़ा था, वहां पर तो बच्चे खेल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं और ये निर्धारित जगह है प्रदर्शनों के लिए भी। तो कोई भी यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने कर सकते हैं। तो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में संसद तक जाना खुला छूट होता है, बल्कि ज्यादातर देशों में उसके सामने प्रदर्शन करने की जगह निर्धारित होती है। ये लंदन में वेस्टमिंस्टर है, यहाँ पर भी लोग संसद तक जा सकते हैं और यहाँ भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे ही स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह संसद खुली जगह है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का संसद है। तो दुनिया के लोकतंत्रों की मां यहाँ नई दिल्ली में कैसे न संभव हो। अब बताया जाता है कि नई दिल्ली में तो दफा 144 लगा है, 163 BNS, यहाँ तो प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 19 में कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा दफा लगाना राजधानी में और लगाए रखना स्थायी रूप में, ये अपने आप में संवैधानिक नहीं है। ना ही यहाँ जंतर मंतर पर समयबद्ध कर देना कि 10। बिल्कुल, यहाँ पर किस तरीके से वो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में हर जगह जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ प्रदर्शन के लिए भी जगह निर्धारित है। लोग प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ अपनी मांग को लेकर आते हैं, यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कहीं रोकने की कोशिश नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से, और प्रदर्शन का सम्मान भी होता है, क्योंकि सरकारों को लगता है कि अगर लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं, उनकी कुछ मांग है, डिमांड है, सरकार से विरोध है, तो सुना जाए ताकि उसको दूर किया जाए। विपक्ष की यही भूमिका हुआ करती है। लेकिन यहाँ तो सरकार का विरोध करना, सरकार के खिलाफ बात करना, वो एक तरीके से उसको देशद्रोह मान लिया जाता है। बिल्कुल समीर जी, देशद्रोह मान लिया जाता है। और समीर जी, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं और कहानियाँ पढ़ते हैं इतिहास में भी, तो हम लोग देखते हैं कि बताया जाता है कि फला राजा था, वो रात को वेश बदल कर जो था वो जाता था कि उसकी प्रजा जो है उसके बारे में क्या बातें कर रही है और फिर उससे कहाँ कमियां हैं उनको दूर करता था। तो यहाँ तो प्रजा जो है आपको वेश बदल कर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रजा सड़कों पर बता रही है कि आपके बारे में क्या है और आप फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से सरकार जो है वो हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। भाई छात्र यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपको 21 छात्रों की जान अब तक चली गई इस पेपर लीक की वजह से, जिन्होंने अपनी जान खुद ले ली।
25 से ज़्यादा छात्र जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो आपको इन छात्रों की जान प्यारी नहीं है? एक मंत्री आपको इतना ज़्यादा प्यारा है कि उसके विभाग में इतने घपले घोटाले हो रहे हैं और आप उससे इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं? और इस्तीफा नहीं मांग रहे तो आपका उसका विभाग सुधारिए ना। पिछले कब से हो रहा है, सालों से वही चीजें हो रहा है। मतलब कोई समझिए हफ्ता नहीं जाता जिस हफ्ते जो एक नए पेपर लीक की खबर नहीं आ जाती है। अभी कल परसों ही जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसके पेपर लीक की भी खबर आ गई। जी हाँ। तो अब इस तरीके की जब चीज़ें सब सामने यही एनटीए कराती सब परीक्षाओं का आपने मतलब मतलब सब जगह जो है खाना खाऊंगा खाने दूंगा की जो सिंगल विंडो है वो आपने एनटीए तैयार कर दिया कि खाऊंगा खाने दूंगा का इंतजाम सिर्फ एक ही खिड़की से होगा, बाकी सबको नहीं होगा। बिल्कुल। और यहाँ जब विरोध करने के लिए सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि दुनिया भर में प्रदर्शन की जगह है और विरोध को कितना महत्व दिया जाता है शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन यहाँ अगर आपके विरोध में चाहे राजनीतिक पार्टी हो, वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, आम लोग हों, उन सब के खिलाफ कैसे सरकार हमलावर हो जाती है। जीतू पटवारी का हम लोगों ने देखा इधर अमलेंदु जी, शेखर सुमन जो अभिनेता है वो पिछले कुछ दिनों से एक कार्यक्रम उन्होंने एक शो शुरू किया है और वो शो है उनका हास्य और व्यंग्य का। पहले भी वो शो चलाया करते थे और उस हास्य व्यंग्य में जाहिर सी बात है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होगी, सिस्टम होगा, उसमें तो व्यंग्य निकलेगा ही। और यहाँ एक बात बताना और जरूरी है, हमारे बहुत से दर्शकों को शायद ये याद ना हो लेकिन जो हम लोगों की उम्र के हैं उनको शायद याद होगा कि शेखर सुमन जो एक तरह से कहा जाए लाइमलाइट में आए तो वो एक उनका सीरियल आता था, उस सीरियल से आया थी जिसमें रिपोर्टर बने थे। तो रिपोर्टर बनने वाली भावना जो है शायद वो अभी भी यहाँ आ गई और साथ में व्यंग्य की विधा भी जुड़ गई उसमें। तो वो सरकार पे बड़े लंबे लंबे जो है वो इस समय कटाक्ष करते हैं और सरकार लगता है उससे काफी ज्यादा विचलित है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है ये देखें। अभी जीतू पटवारी के भाई को कल उठा लिया गया और इधर शेखर सुमन, उनके एक सहयोगी हैं धर्मेश संगानी, उनकी कंपनी है कलानी इम्पैक्स, उस पर ईडी ने छापेमारी की है। और धर्मेश जो है फिल्म प्रोड्यूसर हैं, शेखर सुमन फिल्म एकेडमी के को फाउंडर हैं। यानी अब अच्छा आरोप क्या लगा है, फेमा के उल्लंघन का आरोप लगा है। अभी 3 हफ्ते पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसे आप इस तरीके से किसी के यहाँ छापेमारी नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठेगी तो क्या होगा। लेकिन इन सब के बावजूद आवाज़ उठ रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी हो रही है। यूथ कांग्रेस का जो है आज NSUI का प्रदर्शन वहाँ पर ओडिशा में हुआ है और किस तरीके से वो प्रदर्शन हुआ है और जगह जगह ये प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं यूथ कांग्रेस के और NSUI के जो छात्र संगठन है कांग्रेस पार्टी का। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर भी लोग बैठे हुए हैं। उसको हम उस विजुअल को भी देखेंगे ओडिशा में किस तरीके से वहाँ प्रदर्शन हुआ। खास बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो ओडिशा से ही आते हैं। जी, ओडिशा से ही आते हैं और कहा जाता है कि जब उनका प्रमोशन होगा या उनका इस्तीफा दिलाया जाएगा तो उनको ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं भी चलती हैं। पहले भी वो दावेदार थे लेकिन वो शायद कुछ पर्ची नहीं निकल पाई, तो अब पर्ची उनकी खोली जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। तो अब हम लोग देख सकते हैं वहाँ क्या चल रहा है और उनको नेहा को भी सुनेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद हाँ जो जंतर मंतर पर आयशा की नेता है नेहा, उनको भी सुनेंगे। ये प्रदर्शन है ओडिशा में जो वहाँ पर हो रहा है, ये ओडिशा का नहीं है, ये बेगूसराय का प्रदर्शन है, क्योंकि बिहार के बेगूसराय में भी प्रदर्शन हो रहा है। तो ये प्रदर्शन लगातार अलग अलग जगहों पर देश के तमाम हिस्सों में हो रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि कुछ न करें, कम से कम NTA को भंग कर दें, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। परीक्षा इस तरह से ले रही कि हमेशा वो पेपर आउट हो रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं और NTA को क्लीन चिट दे रहे हैं, कम से कम उनको हटा दिया जाए, उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। ये है नेहा है, ये आयशा की कार्यकर्ता हैं। ये भी पिछले 12 दिन से वहाँ धरने पर बैठी हुई है, आमरण अनशन पर बैठी हुई है। जंतर मंतर भी सुन लेते हैं, एक छोटी सी अपील उन्होंने भी जारी की है, क्या कह रही हैं। बारिश का मौसम, मिट्टी की खुशबू, अदरक की चाय, आहा कितना मजा आता है ना बरसात के मौसम में। शायद नहीं, उनसे पूछिए जो 20 दिन से जंतर मंतर पे एक प्लास्टिक की थैली के नीचे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए बैठे हुए हैं। उनसे पूछिए, हमसे पूछिए, जिन्होंने 12 दिन से एक अन्न का दाना नहीं खाया है क्योंकि 22 छात्र नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद अपनी जान देने पे मजबूर हो गए। और अगर आपको ये देखना है कि बारिश के मौसम में
संघर्ष करते हुए छात्र कैसे रहते हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं। लपकती हुई छत, बिस्तर के आसपास घुटनों तक भर गया पानी, भीगता हुआ बैग, भीगते हुए कपड़े, 50-60 गीले लोगों से घिरा हुआ ये बिस्तर, जहां भूख हड़ताल पे बैठे लोग सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं। अगली बार जब आप बारिश एंजॉय करेंगे, एंजॉय जरूर कीजिए, लेकिन 2 शब्द, 2 पल उन स्टूडेंट्स के नाम दीजिए जिनका नीट का, सीबीएसई का मिसमैनेजमेंट, लेखपाल, यूपीएसआई, TRE-4 का मिसमैनेजमेंट की वजह से जो आज भारी डिप्रेशन में है, जिंदगी में परेशान घूम रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जंतर मंतर की। पिछले 2 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, पूरे दिल्ली एनसीआर की हाल ख़राब है, वहाँ पर घंटों घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जंतर मंतर में धरना स्थल की ये तस्वीरें हैं, हम लोग भी रोज़ वहाँ से दिखा भी रहे हैं, लाइव भी दिखा रहे हैं, जा रहे हैं। और ऐसे माहौल में वहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं, सरकार की ओर से कोई सुध नहीं ली जा रही है। विरोध को एक तरीके से वो समझते हैं कि ये सरकार का विरोध नहीं बल्कि ये देश का विरोध ये लोग कर रहे हैं। हाँ, अब सरकार ही देश हो गई है समीर जी, जो अब देश की परिभाषा भी बदल दी है सरकार ने। तो मतलब देश का मतलब सरकार और सरकार का मतलब मोदी जी, तो यही समझा जाएगा। और अब तो लगता है कि मोदी जी का मतलब भी धर्मेंद्र प्रधान हो गया है क्या? तो यही सवाल अब पूछ रहे हैं छात्र देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता मंतर चूंकि सेंटर है संसद पे उस प्रदर्शन का, तो इसलिए उसकी चर्चा ज़्यादा होती है, लेकिन आंदोलन पूरे देश भर में है, प्रदर्शन पूरे देश भर में है। ये है बिल्कुल, प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की ओर से कोई उसको लेकर कोई एक संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और क्यों नहीं लिया जा रहा है, अब इसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन ये प्रदर्शन लगातार जारी है और एक के बाद एक नए प्रदर्शन हो रहे हैं। 20 तारीख से अब मानसून सत्र जब शुरू होगा तो वहाँ भी सरकार से ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो परीक्षा में धांधली का मामला हो, चाहे वो अयोध्या में मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो, या फिर तमाम दूसरे मामले हो। अब देखते हैं सरकार का कोई बयान आता भी है कि नहीं आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश यात्रा पर ही है, ऑस्ट्रेलिया के बाद वो न्यूजीलैंड जाएंगे और उसके बाद फिर आएंगे। हो सकता है कि इस बीच में फिर उनका कोई नया कार्यक्रम बन जाए, लेकिन ये प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं जंतर मंतर पर। बहरहाल सरकार की प्रतिक्रिया की, सरकार के फैसले की भी एक कहा जाए कि उसका इंतजार रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 जुलाई को यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या वो अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश देता है या नहीं, ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। रहेगी इन सब पर नज़र, बने रहिए आप DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।